दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। ज़रा सोचिए कैसा होगा कि जब सत्ता की कुर्सी पर आसीन सबसे मजबूत व्यक्ति का कोई दुश्मन उसके सामने अचानक आकर खड़ा हो जाए। ना सिर्फ खड़ा हो जाए बल्कि उसको ललकारने लगे और उसे बताने लगे कि आने वाले दिन उसके लिए बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। ये बात इसलिए मुमकिन हो सकती है क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी के एक पुराने साथी और पुराने दुश्मन उनका जिक्र अचानक चर्चा में आना शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं गर्म होने लगी हैं। हालांकि शुरुआती दौर में तो किसी ने इस पर यकीन नहीं किया कि संजय जोशी का नाम आ सकता है सामने। संजय जोशी ऐसा कुछ अचानक से वापस, जैसे कि जिसे कभी दफन कर दिया गया था, वो अचानक बाहर निकल कर आ जाएंगे, ऐसा मोदी के लिए इस तस्वीर में दिखाई दे सकता है। किसी ने यकीन नहीं किया था कि मोदी से टक्कर लेने के लिए भी कोई ये दम रखता है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी 240 सीटों के साथ सत्ता में अपनी वापसी करके आए हैं, तब से अब कुछ भी मुमकिन है। मुमकिन इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार यू टर्न ले जा रहे हैं अपने तमाम मामलों पर, बैकफुट पर जा रहे हैं। विपक्ष ने बैकफुट सरकार नाम रख दिया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए ये काफी मुश्किल हो रहा है कि वो किस तरह टिके रहे। हाल ही के दिनों में अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के सामने बीजेपी में वो ग्रुप जो कि नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए रहा, जिसने नरेंद्र मोदी को वो तवज्जो नहीं दी जो कि वो चाहते थे और जो कि जिस तरह का उन्होंने अपना मंत्रालय और कई मुख्यमंत्री बना भी लिए। बात साफ है कि पिछले दिनों नितिन गडकरी ने भी बता दिया कि भाई उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया था। इसी तरह से इन दिनों वसुंधरा राजे, जिनको बकायदा मंच पर आंसू तक रुला दिया गया था, अब उनकी भी आवाज गूंजने लगी है। तो महारानी की आवाज धारने के स्तर पर आ चुकी है। योगी आदित्यनाथ तो पहले ही खुलकर पंगा ले चुके हैं और इसी तरह से और तमाम नेताओं की भी परिस्थिति चल रही है। तो ऐसे में क्यों मुमकिन नहीं है कि अंदर की उथल-पुथल में एक ऐसा जिन्न बाहर निकल के आए, जिसे देखकर मोदी जी डर जाएँ? तो ये चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बीजेपी में संजय जोशी का नाम आ सकता है। ऑफिशियल कोई इन्फॉर्मेशन इस पर अभी नहीं आई है, ज़ाहिर है। बीजेपी में जब फाइनल चीज़ें होती है तब होती है। लेकिन अब इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजीव जी को साथ जोड़ रही हूँ और राजीव जी, आप खुद गुजरात में उस दौर में रहे हैं जब इन सब बातों को पुराना नहीं कहा जाता था, ताजा घटी हुई घटना थी ये। तो मैं चाह रही हूँ कि पहले तो लोगों को यही पता लग जाए जो जानते नहीं है कि संजय जोशी है कौन। तो संजय जोशी से मोदी जी डरे क्यों, ऐसी क्या वजह है? ये थोड़ा सा अगर आप इसका जिक्र करेंगे तो लोगों को पता लग जाएगा। जी। देखिए, पहले तो विनीता जी मैं ये कहूंगा कि ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो एक कहावत है ना, द पास्ट कैचेस अप विद यू, या ये कह लीजिए दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। वो चीज आ जाती है। अब ये संजय जोशी का नाम देखिए, अभी तो चल रही है, चर्चा चल रही है, बातें हो रही हैं ऑब्वियसली, और आरएसएस का भी वो स्टाइल है कि पब्लिक में थोड़ा रिएक्शन देखना और किसके नाम पे सहमति बनती है, वो तमाम चीजें हैं। बट संजय जोशी, नो डाउट, आज मतलब गुजरात में कोई खुल के नहीं बोलता, पर इतनी जरूर हमने भी बातें उस समय बहुत लोगों से की, और उनका ये था कि देखिए, एक तो पढ़े लिखे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, आरएसएस के पुराने वर्कर हैं, और सबसे ऊपर साइलेंट वर्कर है, जिसको कहते हैं ना, वन ऑफ द ग्रेट ऑर्गेनाइजर्स जिनको गिना जाता था वहां गुजरात में। अब ये जो राइवलरी जो अब तक रिपोर्ट हुई या उस समय जो बातें चलती थी, वो ये थी कि जब शंकर सिंह वाघेला ने वहां रिवोल्ट किया था सरकार बनाने के लिए बीजेपी में 1995 में, और उसके बाद क्या था कि उसके बाद नरेंद्र मोदी को एक तरह से गुजरात निकाला दे दिया गया था, उनको प्रदेश से बाहर निकाला गया था, और वहां बाकी जगहों की कमान दी गई थी और ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी गई थी, और उसके बाद वो वापस केवल 2001 में आए थे। तो उस समय ये कहा जाता था, खासतौर पे जो मोदी जी का जो उनके सपोर्टर्स थे, कैंप था, उनका ये कहना था कि इस चीज के लिए वो जिम्मेदार ठहराते थे संजय जोशी को उस समय। फिर वापसी होती है नरेंद्र मोदी की, और उसके बाद 2005 में एक सीडी कांड होता है जो कि बाद में कभी प्रूव नहीं हो पाया, और उस सीडी कांड के चलते संजय जोशी को उनकी बारी आती है, उन्हें गुजरात निकाला मिल जाता है, और वो एक तरह से बिल्कुल ऑब्लिवियन में चले जाते हैं, उनकी कोई चर्चा भी नहीं होती, और धीरे धीरे वो वैसे भी वो कुछ इतना खुल के कभी पब्लिक में आते नहीं थे, साइलेंट वर्कर थे, पीछे रह के काम करने वाले लोगों में थे। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे जैसे मोदी साहब अपनी दावेदारी बढ़ाते हैं,
प्रधानमंत्री बनने के लिए या बीजेपी में सबसे आगे आने के लिए, तो फिर ये प्रेशर डालते हैं जब गडकरी जी प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, कि भाई अगर संजय जोशी उस नेशनल एग्जीक्यूटिव में रहेंगे तो फिर ये अपनी पांव नीचे रखते हैं कि फिर मैं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं उस चीज से। तो इस तरह संजय जोशी को नेशनल एग्जीक्यूटिव से भी हटाया जाता है। और अब जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर क्योंकि हालात फिर बदले हैं, एक चीज तो यह है कि आरएसएस बीजेपी से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता, और हुआ है साफ तौर पे पीछे कुछ यही हुआ है पिछले चुनाव तक कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह वो आरएसएस पे हावी हो गए। ये चीज आम आरएसएस का वर्कर, आप किसी भी शहर में कहीं भी निकल जाइए, ये एक आम परसेप्शन आरएसएस के वर्कर की है कि आरएसएस के ऊपर ये दो शख्स और इनके जो पूरी लॉबी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो हावी हो। तो अब ये जो चीज है, आरएसएस एक तरीके से अपना कंट्रोल बीजेपी पे कायम रखना चाहता है, पहली चीज ये है। और दूसरी चीज, संजय जोशी का पास्ट भी गुजरात से है, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी नहीं हो सकती कि गुजरात से हटाया गया और ऐसा किया गया और वैसा किया गया। गुजरात को रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, महाराष्ट्र में वो पढ़े लिखे हैं, नागपुर में रहे हैं, वहां इन्होंने मतलब काम करना वहां से शुरू किया। तो ये एक पॉलिटिकल पृष्ठभूमि है जिसके तहत ये बातें हो रही है। और ये चीज एक और है, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि कहानी बहुत दिलचस्प है। अगर ऐसा होता है तो आपको अगली मूव नरेंद्र मोदी की भी देखनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली 2005 में संजय जोशी का गुजरात से बाहर आना, 2012 में नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर जाना, और नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी कुछ अगर भी आप कर बोले सकते तो हैं से मुझे वो एमएमएस कांड भी याद आ रहा है साथ में। नहीं, उस कांड को तो छोड़िए, आप एक चीज देखिए कि जब 2002 में चुनाव होने थे और नरेंद्र मोदी आमादा थे कि हरेन पंड्या को टिकट नहीं मिलेगा एलियसब्रिज कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, और बीजेपी ने लिस्ट में नाम दिया था, उस समय सेंटर से था कि हरेन पंड्या, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट होम मिनिस्टर रहे थे उस स्टेट के। तो नरेंद्र मोदी, अब वो कितना सही और कितना गलत है वो आदमी अपने आप समझ सकता है, या अब कुछ और इन्वेस्टिगेट करे तो नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए हॉस्पिटल भी भर्ती हो गए थे। अच्छा। और उसके बाद हरेन पंड्या को टिकट डिनाई किया गया था 2002 में। तो ये पॉलिटिकल मैनूवरिंग्स हैं, ये चलेंगी, ये देखना होगा। लेकिन कि आपने और कहा, आपने ये बताया कि संजय जोशी कैसे एग्जीक्यूटिव से बाहर हुए थे और तमाम जिम्मेदारियां उनसे ली गई थी, उसकी वजह क्या रही थी? देखिए, वो यही था ना कि मोदी साहब उस समय हावी हो रहे थे बीजेपी। अब आप तो ये भी पूछे कि लालकृष्ण आडवाणी की दावेदारी कैसे किनारे होगी। अब उसके पीछे कई चीजें होती हैं फिर, जो हम कह भी नहीं सकते, कुछ कई फैक्टर्स होते हैं। पॉलिटिक्स में सिर्फ आपकी एक को जो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट ही नहीं होती, बहुत सी और भी पावर्स होती हैं साथ में। तो वो चीजें फिर उस समय वैसा ही था, उस समय मोदी साहब की चल रही थी और कोई उनको डिनाई भी नहीं कर पा रहा था। पर आज हालत ऐसी है कि आज मोदी साहब को आरएसएस की सुननी पड़ेगी, जो हालात चल रहे हैं, खास तौर पे तब अगर ये 3-4 चुनाव जो आ रहे हैं इसमें अगर बीजेपी हारती है तो फिर ऑब्वियसली आरएसएस, और वैसे भी आप देखिए जो पूरा संघ परिवार है उसका फाउंटेन हेड आरएसएस है। मोदी साहब खुद वहीं से निकले, हायरार्की है, और वहां एक हायरार्की है, और उसके मतलब ठीक है, आरएसएस का एक भी एक पर उसी अच्छा हायरार्की पे दबाव बनाने की कोशिश भी तो की ना नरेंद्र मोदी ने, जिसके सप्रेशन से बस्ट आउट होकर के भागवत जी बाहर आ गए। वो कई चीजें हैं, पर आरएसएस एक समय में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहा है जहां पर, जो फिर वही मैं कहूंगा, मैं कोट करता हूं पुराने आरएसएस के लोगों से, जहां पर एक समय की इंटरनल डेमोक्रेसी थी, कम से कम सबकी बात सुनी जाती थी, और उसके बाद ऊपर से एक डिसीजन आता था जो फॉलो करना पड़ता था। अब इसमें तो सवाल यह भी आता है ना कि जेपी नड्डा जी को नेशनल प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया बीजेपी का, और अब एक्सटेंशन भी दी गई, वजह क्या थी? तो उसके लिए भी आप पुराने आरएसएस वालों से बात करें तो सीधे कहते थे कि देखिए, मोदी साहब उस समय ऑल इन ऑल थे एक तरह से सरकार में, तो उनको एक येस मैन चाहिए था, बजाय इस पे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, यहां से कोई अगर प्रेसिडेंट बनता पार्टी का और एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर खड़ा होता विद इन द पार्टी, तो इसलिए जेपी नड्डा जी सूट करते थे उस समय। ये सीधी सी बात है। और अब भी कोशिश यही होगी मोदी साहब की कि कोई ऐसा व्यक्ति आए, पर क्या आरएसएस ऐसा चाहेगा, क्या आरएसएस ऐसा होने देगा? और फिर एक चीज और है, मैं जैसे कि कह रहा हूं कि अगर इन चुनावों में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं रहती तो फिर अंदर जो रंबलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देंगी, वो एक दूसरा रूप लेना शुरू कर देंगी। जी।
तो ऐसे में अभी जो संजय जोशी, अगर ऐसा परिस्थितियां हो जाती हैं कि उनकी वापसी होती है किसी मजबूत स्थान पर, हालांकि चर्चाएं जो मैं बात कर रही हूँ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की हैं बीजेपी में, तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक मिनट के लिए हम दरकिनार कर देते तमाम तरह की कंट्रोवर्सी को और सिर्फ इतना देखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच के जो रिश्ते हैं और उनका कोई ऐसा मजबूत नेता जिसे इतने वक्त पहले एग्जीक्यूटिव से बाहर किया गया हो और फिर वापसी हो, क्योंकि अपने आप में अगर ऐसा हुआ तो ये पहला केस होगा जो मुझे लगता है इतने वक्त के बाद में इस तरह से बाहर होने के बाद किसी को लाने का। तो क्या ये इतना स्वीकार्य होता है? इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीजें? देखिए, संजय जोशी बेशक गुजरात से बाहर आए, पब्लिक मतलब फेस नहीं रहे, वो एक अलग चीज है, पर संजय जोशी आरएसएस में रहे हैं इस दौरान और अपने काम करते रहे हैं। जो भी उनकी स्किल्स जैसे भी आरएसएस ने उसको यूटिलाइज किया वो होता रहा है। और फिर संजय जोशी ने एक समय पे, मतलब हाल ही के दिनों में कुछ समय पहले मोदी के फेवर में भी बयान दिए। वो सब होता है पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली बात यहां आती है कि आपको बेसिकली एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सारा खेल है। तो आरएसएस एक चेक्स एंड बैलेंसेस का मूव चलना चाहता है और वो ठीक है, आरएसएस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एजेंडा है बीजेपी का, कोर एजेंडा तो फिर आरएसएस का ही है ना, वो फंक्शनिंग आरएसएस के हिसाब से। और हुआ क्या है, आरएसएस में बहुत नाराजगी है पुराने वर्कर्स में, खासतौर पे जिस तरीके से जो टेंटेड पॉलिटिशियंस आपने बाकी जगह से उठा उठा के अपने खेमे में मतलब भर्ती किए हैं। देखिए, आरएसएस 100 साल से पेशेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ एक पावर के लिए अगर इस तरह की काम बीजेपी करने लग जाएगी तो आरएसएस में बहुत लोगों को स्वीकार्य नहीं है वो। और आज तो टेंट ये है कि आरएसएस का कांग्रेसीकरण हो गया है। जितने मतलब कि जितने टेंटेड कांग्रेसमैन थे सब बीजेपी में आ गए और चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की फंक्शनिंग जो है उसकी, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस की बात है और पब्लिक इसे किस तरह लेती है वो भी आरएसएस टेस्ट करेगा। इसीलिए नाम चलते हैं, उछाले जाते हैं धीरे धीरे, और उसके बाद जहां कंफर्टेबल पोजीशन होती है वहां पर आरएसएस बैठना पसंद करेगा। राइट, यानी कि आरएसएस के लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये उनको कंफर्ट दें तब की बात है, क्योंकि मोदी इस वक्त बड़ा अनकंफर्ट फील करा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन नितिन गडकरी ने, जैसे मैंने एक शुरुआत में जिक्र किया, नितिन गडकरी ने भी कुछ दिन पहले कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री का ऑफर आया था। जैसा मैंने जिक्र किया कि वसुंधरा राजे बहुत एक्टिव हो रही हैं इन दिनों, योगी आदित्यनाथ उधर एक्टिव हो रहे हैं, कोई भी अब उस दबाव की माहौल में कम से कम काम नहीं कर रहा है। भले ही राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र विदेश में जाके कर दिया हो, लेकिन खुद बीजेपी के अंदर काफी राहत है 240 आने के बाद कई नेताओं में। कई नेताओं से तो मेरी भी संसद में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के जो सांसद हैं कि इस बार जो हम जीत कर आए हैं वो हमारी अपनी खुद की वजह से जीत कर आए हैं। तो जब उस तरह के सांसद ये बात कर रहे हैं तो जो वरिष्ठ नेता है उनको तो बहुत बहुत अच्छी ब्रीदिंग स्पेस मिली हुई है। तो ऐसे में ये सब बदलाव की प्रैक्टिकलिटी जो है वो तो मुमकिन हो ही सकती है ना राजीव जी? इन नामों के द्वारा मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुमकिन सब कुछ हो सकता है, पर इसमें दो चीजों को आप देखिए। एक, आपने कहा कि नितिन गडकरी का वो बयान, देखिए उस बयान को मैं फिर भी आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आरएसएस का जो पूरा इकोसिस्टम है वहां पर एक कल्चर है, एक तरीके से अलग अलग बातें करने का, अलग अलग आवाजें उठाने का और ये देखने का कि पब्लिक क्या सोचती है उस बारे में। तो मैं उसमें पूरा आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वो एक चीज है। अच्छा, जहां तक आपने नेताओं, ये एक्सपेरिमेंट हो सकती है ये चीजें, हो सकता है, और संजय जोशी का नाम भी यही एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि आप देखेंगे एक नाम उछाल के क्या स्वीकार्य है राइट डाउन द लाइन हमारे जो कार्टर्स हैं। और आरएसएस आज भी वो फीडबैक लेता है अपने मतलब लास्ट कार्यकर्ता तक से, वो फीडबैक लिया जाता है, वो अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म जो हैं वो ऐसे रहता है। एक चीज तो वो है। दूसरी, आपने बात की ब्रीथिंग स्पेस की। देखिए, ब्रीथिंग स्पेस एक चीज है, एक चीज आपको समझनी चाहिए हम सबको, वो ये है कि देखिए पॉलिटिक्स में कोई आता है तो उसकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं। वो बहुत ज्यादातर लोग जो हैं पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लेके यहां पर आते हैं। और फिर आप देखिए, चाहे आपने वसुंधरा का नाम लिया, अब आप हरियाणा की बात कीजिए, खट्टर साहब आउट ऑफ द ब्लू आके मुख्यमंत्री बना दिए गए। राजस्थान में आउट ऑफ द ब्लू किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। उत्तराखंड के तो खैर क्या कहने, वहां तो लगातार ऐसा चल रहा है। तो ये चीजें जो हैं, क्या आपके काडर को एक्सेप्टेबल हैं? कहीं ना कहीं उसमें वो जो सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत से सवाल आते हैं कि किस वजह से ऐसा किया जा रहा है।
किसी नेता को इंपोज किया जाता है और फिर चुप्पी रहती है क्योंकि आप एक ब्रूट मेजोरिटी के साथ हैं। पर जैसे ही स्पेस मिलती है आवाजें बाहर आती है, और वो कहा जाता है ना कि आप किसी चीज को केवल उतना सप्रेस कीजिए जितना टेंशन वो ले सकता है, नहीं तो उससे दुगनी फोर्स से वापस उछलती है चीज। तो वो चीज होनी, मतलब पॉसिबिलिटी तो हर चीज की है, पॉलिटिक्स तो गेम ही पॉसिबिलिटीज का है। राइट, ये तो हम लोग संभावनाओं का खेल है, वेट एंड वॉच की चीज है। हम लोग वॉच करते हैं, थोड़ा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो चीजें आपको अखबारों में नहीं मिलती आजकल। राइट, वो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होगा ये, मतलब अपने आप में एक राजनीतिक द्वंद है। अभी तक तो पार्टियों के बीच लड़ाई थी, अभी पार्टी के अंदर ही पहले ही एक योगी आदित्यनाथ की लड़ाई चल रही थी। अगर संजय जोशी का नाम आगे आ गया तो कितनी बड़ी लड़ाई होगी, इसका अंदाजा शायद हमारे दर्शक भी नहीं लगा सकते हैं इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।